बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में नवाज़ भुट्टो हाजिर। नाज़रीन, हमीद रोकड़ी मेजर रिटायर्ड हमीद रोकड़ी ने पीटीआई के अंदर एक तूफ़ान सा बर्पा कर दिया है। तूफ़ान बर्पा हुआ है इसलिए कि हमीद रोकड़ी साहब ने पीटीआई का जो दोगलापन है, जो दोहरा मयार है, जो सच और झूठ को खल्त मल्त करने की जो इनकी पॉलिसी है, उनको बेनकाब कर दिया है। इसके मज़ीद हक़ाइक़ क्या हैं और इसके अलावा नाज़रीन हम आपको ये भी बताएंगे कि पीटीआई को सच कितना पसंद है, और इस बात पर भी हम आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि ये जो अक्सर कहते थे ना कि ये पैसा तुम्हारे बाप का है, तो आज थोड़ा सा मैं भी आपसे पूछूंगा कि इमरान खान साहब, ये पैसा तुम्हारे बाप का है। और इसके अलावा नाज़रीन, अलीमा खान ने आज एक बेहतरीन किस्म का ट्वीट किया है और आलीशान किस्म का ट्वीट है। उस ट्वीट के पीछे के जो हक़ाइक़ हैं उस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता होगा कि गुज़िश्ता कुछ दिन पहले पीटीआई के एक रहनुमा ने, मेरे ख्याल में उनका नाम शायद सलमान है, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया था और उस वीडियो पैगाम में उन्होंने जो है वो मेजर जनरल नसीर अपना फैसल नसीर से जो उनकी पसे पर्दा मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों का मकसद क्या था और किस तरह था, और ये मुलाकातें किसने करवाईं, इससे भी पर्दा उठाने की कोशिश की थी, या जो मतलब उनकी तरफ से कोशिश थी या जो एफर्ट्स की जा रही थी, उन एफर्ट्स से पर्दा उठाने की कोशिश की। लेकिन उनके पीछे की और हकीकत क्या थी, वो गुज़िश्ता रोज़ हमीद रोकड़ी साहब ने उससे पर्दा उठा लिया। नाज़रीन, आपको मैं बताता चलूँ कि जो कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं उनके लिए उनकी इज़्ज़त सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, और अगर आप किसी अहम शख्सियत को, या जो मतलब पीटीआई का अहम शख्स हो, उसको अगर आप ये देखेंगे कि वो आपके साथ मुखलिस है, सच्चा है, और आपकी परमिशन के साथ वो आपके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो गलतफहमियाँ या जो मामलात हैं उनको ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर अगर आप उसको डंडी मारेंगे तो फिर यकीनन उसको भी गुस्सा आ सकता है, और गुस्सा आया भी और आपने देखा भी। तो नाज़रीन, इस वक्त पूरी पीटीआई जो है वो हमीद रोकड़ी को डिफेंड करने में लगी हुई है, और तमाम चैनल्स के लिए हमीद रोकड़ी का जो स्टेटमेंट है वो एक इंतहाई अहम हो गया है और इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गया है। लेकिन इसका सच क्या है, उस सच का जवाब पीटीआई के पास नहीं है। तो नाज़रीन, अफसोस की बात यह है कि इनका बकौल इनके कि शहबाज गिल के मामले पर इन्होंने मेजर जनरल नसीर से मुलाकात की थी, फैसल मुनीर से मुलाकात की थी, ताहम उसके बाद फिर जब इमरान खान पे हमला हो गया तो उसके बाद फिर उनसे मुलाकात करने के लिए मेजर रिटायर्ड हमीद रोकड़ी को प्रेशराइज्ड करने की क्या ज़रूरत थी, और अगर आपने कर भी लिया तो फिर उससे दस्तबरदार होने की क्या ज़रूरत थी। यह दोगलापन क्या है आपका? एक तरफ आप ईवान सदर में बैठकर आर्मी चीफ से मुलाकातें करते हैं और दूसरी तरफ आप उनकी तरदीद करते हैं। एक तरफ आप अपने लोग वज़ीर आज़म के पास भेजकर उनसे जो है वो भीख मांगते हैं, तो दूसरे दिन आप उसकी तरदीद करते हैं। एक तरफ आप मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी की तरफ वफूद भेजते हैं आप अपने, और फिर आप उनसे मुकर जाते हैं, और पहले आप चुप रहते हैं, फिर जब आपको इनकार मुंह में लगता है तो फिर आप उनको गालियां देना शुरू कर देते हैं। ये मेरा पैगाम मेजर जनरल फैसल नसीर, जो पाकिस्तान की सारी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं, ये मेरा पैगाम उनके लिए है डायरेक्टली। जनरल साहब, आपकी जो मेरी मीटिंग हुई थी उस पर हमने ये बात की थी कि हमें जो जख्म है वो भरने हैं। सिविल मिलिट्री जो अगर खलीज आई हुई है तो वो जख्म हमने भरने हैं। जनरल साहब, कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। हमारे मुल्क के सेनेटर्स के वीडियोस रिलीज किए गए हैं, और 3 नवंबर को जनरल साहब जो ये कातिलाना हमला, इमरान खान जो पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरो हैं, और आप क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी जानते हैं, आपको पता है कि ये प्लान किसने किया है, ये सब कुछ कौन प्लान कर रहा है। तो बजाय खामोश रहने के, मैं कह रहा हूं कि आपका फर्ज बनता है कि आप सामने आए और बताएं मुल्क को कि क्या हो रहा है। आपने मुझे 2 घंटे दिए थे उस मीटिंग में, और आपने मुझे जाते हुए ये कहा था, मेरा हाथ पकड़ के आपने कहा था कि सलमान, आप असासा हैं इस मुल्क के, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक विन विन सिचुएशन बने।
अब वो वक्त आ गया है जनरल साहब, आप ये इमरान खान की पुरानी रिवायत है, इमरान खान का पुराना वतीरा है। और इसलिए अब जब जो है वो मेजर रिटायर्ड हमीद रोकड़ी ने इनके चेहरे को बेनकाब कर दिया है, इनकी असलियत को ये सामने लेकर आए हैं, तो यकीनन ये तिल मिला उठे हैं। तो इनको एक भौचाल सा मचा हुआ है। तो बहरहाल सच तो सच है, सच आज नहीं तो कल सामने आएगा। और आज इमरान खान का तो टेम्परामेंट जो है वो वैसे भी टेम्परेचर बहुत हाई है, क्योंकि आज उनकी पार्टी को और उनको, जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि आज दो टोक अल्फाज में उनके मुंह पे इनकार को कस के मार दिया गया है और हकायक से पर्दा हट गया है। और जो अफवाहों के बादल छाए हुए थे वो छट चुके हैं। और जो हमारे सियासी अपना आसमान है वो इस वक्त साफ और शफाफ हो गया है और वहाँ से सब कुछ दिख रहा है। तो नाजरीन, इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि इमरान पीटीआई को सच पसंद नहीं है। हमीद रोकड़ी ने सच बोला, उनको पहले शोकाज दिया, फिर उनकी बुनियादी मेंबरशिप ख़त्म कर दी। और फैसल वावडा ने सच बोला और सच बोलने की सज़ा के तौर पर पहले उनको शोकाज दिया, फिर उनकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी। इस तरह जो है वो अगर हम पीछे चले जाएं तो अकबर एस बाबर से लेकर अपना जस्टिस रिटायर्ड जो इनके थे एक अहम तरीन शख्स थे, उन समेत कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जब सच बोलने की कोशिश की तो इमरान खान ने उनको पार्टी से ही निकाल दिया, क्योंकि इमरान खान को सच पसंद नहीं है। तो सच बीच में एक 1122 के एक रजाकार ने भी बोला था, जब मीडिया ने उनसे पूछा था कि आपने इमरान खान की जो फर्स्ट एड आपने इमरान खान को दी थी तो आपने क्या देखा था, तो उस गरीब ने वही बताया जो हकीकत थी कि कुछ भी नहीं था, महज घुटने के पास से खून बह रहा था और वहाँ एक रगड़ा लगा हुआ था। या वो जख्म किस चीज़ का था ज़ाहिर है वो तो उस चीज़ को डिफाइन नहीं करेगा, ताहम उसने सिर्फ इतना बोला था कि घुटने के पास से खून बह रहा था जिसको उसने बैंडेज बांध के बंद कर दिया था। इसके अलावा उसने क्या बोला था उसने क्या ये बताया था कि आपने जो है वो जो किराए के शूटर से वो कहाँ से मंगवाए थे? क्या उसने ये बताया था कि गोली जो थी वो आपके अपने गार्ड ने चलाई थी, जो छर्रे थे वो आपके अपने गार्ड के थे, एसएमजी की जो फायर हुआ वो आपके अपने जो सिक्योरिटी पर मामूर वहाँ पुलिस वाले थे उनमें से किसी एक ने चलाई थी? ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आती। ये एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, इस तस्वीर में देखें और इस तस्वीर के एंगल से आप ये मुझे देखकर बताएं कि जो नीचे से जो बंदे ने जिसने पिस्टल से फायर किए हैं, क्या उससे ये इमरान खान समेत 12-13 बंदे जख्मी हो सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इनको सच पसंद नहीं है। और उस रिजवान ने 1122 के जो अपना रेस्क्यू के जो एम्प्लॉय थे उस गरीब को नौकरी से निकाल दिया। आपने 20 लाख नौकरियां देने का वादा किया, 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया। आपने वादा किया था कि पाकिस्तान में नौकरियों की कतारें लग जाएंगी और आपने पता नहीं कितने घर देने का वादा किया, घर आपने नहीं दिए, घर तुड़वा दिए, नौकरियां नहीं दी, 25,000 से ज़्यादा सिर्फ साफ ही आपने बेरोजगार कर दिए। और आज एक मासूम 1122 का जो रजाकार था या जो वर्कर था रिजवान, उसकी भी नौकरी आप खा गए। अब पता नहीं आप इंसान है या कोई डायन की आप में आत्मा चली गई है या किसी चुड़ैल की आत्मा चली गई है कि सच जो जहाँ भी आपको नजर आता है आप उसको खा जाते हैं। तो नाजरीन, ये पीटीआई का एक अहम जुमला था, वो बात बात पर कहते थे कि ये पैसे आपके बाप के हैं। तो नाजरीन, आज मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये पैसे आपके बाप के हैं? ये है कि असद उमर ने तहसील गोजरा का दौरा किया था। अब उस तहसील गोजरा के इंतजामात क्या थे उसके हवाले से जो ऑनरेबल असद उमर साहब के लिए जो एक लेटर जारी हुआ था वहाँ की इंतजामिया को, ज़रा इस लेटर को आप आराम से पढ़ लें और पढ़ने के बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जितने इंतजामात किए गए, इन पे जितने भी अखराजात हुए, तो क्या पैसा आपके बाप का था? तो इस वक्त इमरान खान का जो जमान पार्क के पास घर है उसको बंकर बना दिया गया है। इतनी रेत की बोरियों से भर भर के कर दिया गया है कि जैसे इमरान खान पर जो है वो कोई एटम बम गिरने वाला है, कहीं से कोई रॉकेट लॉन्चर फायर होने वाले हैं, कहीं से इतना बड़ा कोई हमला होने वाला है कि इमरान खान को सिक्योरिटी की इतनी अशद ज़रूरत है कि उसके पूरे घर को बंकर बना दिया गया। और बंकर बनाने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी का बेदर्दी से बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। तो इमरान खान साहब, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये पैसा तुम्हारे बाप का है? आपके इस नाम नेहाद फरलांग मार्च, नाम नेहाद ढोंग मार्च
के पीछे जितनी सिक्योरिटी पे जो अखराजात आ रहे हैं, जितने पैसा खर्च हो रहा है, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये पैसा तुम्हारे बाप का है? आपके बेटे आए, लाहौर एयरपोर्ट से नकल हरकत बंद कर दी गई और आपके शहजादे वहां से एयरपोर्ट से आपके जो है वो जमान पार्क तक शाही प्रोटोकॉल में आए और इस प्रोटोकॉल के लिए जितने अखराजात हुए, तो इमरान खान साहब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये पैसा तुम्हारे बाप का है? आप हर चीज़ का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने आपके घर की सिक्योरिटी संभाल ली है, तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि क्या ये पैसा तुम्हारे बाप का है? इस वक्त आपके घर की सिक्योरिटी पर इतनी भारी पुलिस की नफरी तैनात है और इतनी चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं और इन पर जितना भी अखराजात आए हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ इमरान खान साहब कि क्या ये पैसा आपके बाप का है? ये कौम का पैसा है, ये पंजाब के सूबे के अवाम का पैसा है, ये डूबे हुए गरीब लोगों का पैसा है, जिनके घर बह गए, मालो मता बह गए, बच्चे बह गए, उनकी इमदाद तो आपने नहीं की, लेकिन ये पैसा इस तरह लुटाया जा रहा है कि ये पैसा तुम्हारे बाप का है। और परवेज इलाही सिर्फ दो चीज़ों पर पैसा लुटा रहा है, एक गुजरात पे पैसा लुटा रहा है और एक इमरान खान पे पैसा लुटा रहा है। गुजरात पे अपनी नशिस्तें और अपनी वोट बैंक बचाने के लिए पैसा लुटा रहा है और यहाँ वजारत आला बचाने के लिए पैसा लुटा रहा है। तो मैं आप दोनों से पूछता हूँ कि क्या ये पैसा तुम्हारे बाप का है? तो बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त जो है आज जो है वो इमरान खान की बहन अलीमा खान ने जमामा के हवाले से एक इंतहाई अहम जो है वो ट्वीट किया है और इमरान खान और जमामा की तस्वीर लगाई है। उस पर जो अल्फाज आप पढ़ भी लें और मैं भी उसको पढ़ लेता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि एक मगरबी औरत यानी जमामा स्मिथ ने उसने एक मुसलमान से मोहब्बत की, इस्लाम कबूल किया और जो है वो उससे शादी की, पाकिस्तान आई, लेकिन पाकिस्तानियों ने उन्हें रहने न दिया, वापस चली गई, घर टूट गया, लेकिन कभी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोली, कभी मुसलमानों को बुरा नहीं कहा और कभी साबिका शौहर को ब्लैकमेल नहीं किया। इस औरत को सलाम है और इसकी तरबियत और किरदार को सलाम है। अलीमा खान साहिबा, काश आपके भाई इमरान खान भी इसी किरदार के मालिक होते तो हम भी उसको कहते कि इमरान खान तुम्हें सलाम है। एक ये जमामा है जिसने बकौल आपके उसने इतना सब कुछ किया और तलाक के बावजूद उसने इमरान खान को संभाला जैसे यतीम बच्चे को कोई संभालता है। तब तलाक के बावजूद इस वक्त भी वो इमरान खान के इंटरव्यूज मैनेज कर रही है, CNN से उनके इंटरव्यूज मैनेज कर रही है, वो अपने बाप के असर रसूख पर DW से और TRT से और दीगर चैनल से उनके इंटरव्यूज जो है वो मैनेज करवा रही है। लेकिन आपके भाई क्या कर रहे हैं? आपके भाई इंडिया के एजेंट हैं, डिक्लेयर्ड एजेंट हैं। अगर यकीन नहीं आ रहा तो जरा ये सुन ले। इसके लिए फंड इकट्ठा करने में ना आज तक किसी के लिए नहीं करा कुछ भी आगे। सबसे पहला जो बंदा था जिसके लिए मैंने पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करी वो आप थे। मैंने ओवरसीज इंडियंस को बोला, NRIs को बोला, जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन उनको बोला कि खान साहब को $10, $100, $1000 जो जिसको देना है, जितना जिसकी काबिलियत है उतना पैसा दे आपको। ये मैंने शुरू करा यहां से आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा था कि हाँ ठीक है, आपको सक्सेसफुल होना भारत के भी फायदे में है। हो सकता है पाकिस्तान के फायदे में हो ना हो, भारत के यकीनन फायदे में। खान साहब आपने क्या कर दिया इंटरव्यू देके CNN पे? नहीं, आपको क्या लगा था कामरान खान को इंटरव्यू दे रहे हैं? आप ये कामरान खान को इंटरव्यू दे रहे हैं जो आपने CNN में इंटरव्यू दिया था, या ARY को दे रहे हैं आप? आपको CNN का लोगो नहीं नजर आया? आपको लेडी नजर नहीं आई जो अमेरिकन लेडी थी जो आपको इंटरव्यू दे रही थी? यार आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड खान साहब। आप थोड़ा सोचें, 70 साल से ज्यादा के हो गए आप, यू हैव नो आइडिया। वो अब मैं क्या बताऊं, इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं यहां पे, लोग फोन कर करके कि यार क्या अच्छा ठीक है कुछ ना कुछ करो। आप ऐसा काम करेंगे तो किस तरीके से काम चलेगा? उसने खान साहब से ये पूछा कि साहब जो आपके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, राइट, उसका सबूत क्या है आपके पास? आपने बोला कि इसमें शामिल है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर गृह मंत्री पाकिस्तान के राणा सनाउल्लाह, और आपने बोला कि उसमें मेजर जनरल फैजल है जो DGC है ISI का, वो भी शामिल है। आपने 3 लोगों के नाम लिख दिए। अब एक बात बताइए, आपने पब्लिकली लिखवा दिए नाम और आपने पब्लिकली बोल भी दिया नाम, आपने सबके सामने बोल दिया कि ये 3 शामिल हैं। नहीं खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो
जो लेडी है ये अमेरिकन लेडी जो आपसे CNN पे पूछ रही है, क्या पूछ रही है? कह रहे हैं आपके पास प्रूफ क्या है, आपके पास सबूत क्या है, सबूत दिखाइए हमें। हम सबूत जानना चाहते हैं कि यही 3 लोग जिनका आपने नाम लिया है, ये लोग इसमें शामिल हैं। खान साहब, इसका सवाल यह होना चाहिए था कि सबूत यह है, कहानी खत्म। ये 5 सेकंड का आंसर है। नहीं, मैं इसका बैकग्राउंड बताऊंगा कि मेरे खिलाफ साजिश हुई थी, 2 महीने पहले मैंने पोल पत्री खोल दी थी सबकी, और मैंने तो 2 महीने पहले बता दिया था, ये वो पूछ ही नहीं रही। वो कह रही है कि शहबाज शरीफ, जनरल फैजल, राणा सनाउल्लाह के खिलाफ आपके पास क्या सबूत है? आपने उनका नाम लिया, कुछ ना कुछ तो सबूत होगा आपके पास। अब ये सुनने के बाद अलीमा बाजी साहिबा, आपकी खुद की जो गर्दन है वो शर्म से झुक जानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपके भाई से ज्यादा बेहतर वो जमायमा है जिसने इस मुल्क के खिलाफ नहीं बोला, जिसने इदारों के खिलाफ नहीं बोला। लेकिन आपके भाई ने न सिर्फ इस मुल्क को तहस नहस कर दिया, बल्कि इदारों में तकसीम डालने की कोशिश की, फूट डालने की कोशिश की, नफरतें पैदा करने की कोशिश की, फसाद पैदा करने की कोशिश की, खून खराबा करने की कोशिश की, चोरी करने की कोशिश की, लूटने की कोशिश की, पूरा तोशा खाना लूटा, पूरी दुनिया से शौकत खानम हॉस्पिटल के नाम पर पूरी दुनिया को लूटा। शर्म अब आप लोगों को आ जानी चाहिए, थोड़ी सी तो आ जानी चाहिए, कम से कम थोड़ी सी, कि इस कौम को तसल्ली हो, यकीन हो कि शर्म आप में भी है, हया आप में भी है। लेकिन मेरे ख्याल में शायद ये बहुत मुश्किल है। आपने बात की ना कि जमायमा को यहां से पाकिस्तानियों ने भगा दिया। बेगम नुसरत भुट्टो का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं था, वो इस्फहान से थी, ईरान से थी। लेकिन उसने अपने 2 बेटे शहीद करवाए, अपना शोहर शहीद करवाया, खुद कौन सी जिंदगी उसने गुजारी ये आपको पता है। उनकी बहू गनवा भुट्टो, मुर्सा भुट्टो की अहलिया, उसने शोहर अपने आंखों के सामने, उसका शोहर शहीद हुआ। उसके बच्चे देखें क्या से क्या हो गए। बहरहाल बच्चों को अल्लाह जिंदगी दे, कोई कलाकार है तो कोई बहुत बड़ा राइटर है। तो क्या ये नहीं थे, या ये औरतें नहीं थी? इनके पीछे मुल्क नहीं था, इनके पीछे फैमिलीज नहीं थी, इनके पीछे घर नहीं थे? चाहती तो ये भी चली जाती, लेकिन ये तो नहीं गई। तो कहने की बात अलीमा बाजी साहबा ये है कि आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि आजकल मेरे बहुत तकलीफ पे बुरे दिन चल रहे हैं, तो मेरी आपसे थोड़ी सी इल्तिजा थी कि कुछ दिनों के लिए आप मुझे अपनी सिलाई मशीन दे दें, ताकि मैं उसे 2-4 अरब रुपए थोड़े से कहीं से सी के, पता नहीं कैसे वो निकलते होंगे वहीं से, तो मुझे भी 2-4 अरब रुपए चाहिए। तो मुझे आपके लिए आपकी जो सिलाई मशीन है वो चाहिए। आप जो भी सिलाई मशीन से वो निकलेंगे पैसे, उसका 25% आपको दे दूंगा। अगर आप वो सिलाई मशीन मुझे कुछ दिनों के लिए दे देंगी तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।